खुद स्वीडन की वायुसेना ने माना है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाना पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था। असल में हुआ यह था कि 2 मार्च को रूस के कलिनिंग्राद के एयरबेस से उसके 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड जाने के लिए उड़े थे। कलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बाल्टिक सागर में यूरोप के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में। सामने ही समंदर में है स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड और प्रांत गॉटलैंड। उसी गॉटलैंड के पास आसमान में रूस के 4 विमान उड़े थे। उनमें 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट, जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। स्वीडन को जैसे ही अपनी एयर स्पेस में रूस के विमानों की भनक लगी थी, उसने आनन फानन में अपने 2 फाइटर जेट रूस के विमानों के पीछे छोड़ दिए थे और करीब 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में उड़ने के बाद रूस के जेट लौट गए। लेकिन पुतिन ने स्वीडन को धमकी दी क्यों? उसकी वजह क्या? तो इसके लिए रूस की घुसपैठ की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 2 मार्च की इस घटना से ठीक पहले स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया था। स्वीडन का यह बहुत बड़ा फैसला था। 1939 के बाद यह पहली बार था जब स्वीडन ने जंग में उलझे किसी देश को हथियार भेजे थे, जिनमें 5000 एंटी टैंक हथियार भी शामिल थे। साफ है कि पुतिन को स्वीडन का यह फैसला फूटी आंख नहीं सुहाया, लेकिन इससे भी बड़ी वजह थी स्वीडन को नेटो से दूर रहने के लिए चेताना। 2 मार्च को जब रूस ने स्वीडन के आइलैंड के पास अपने परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाए, उससे कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने स्वीडन और अपने और उसके पड़ोसी देश फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस उन पर सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं हैं और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई भी है, क्योंकि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त, वो नेटो से जुड़ेगा नहीं, और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ रखी। ऐसे में स्वीडन की एयर स्पेस में अपने विमान उड़ाकर पुतिन ने उसे भी बिल्कुल साफ साफ अपना मैसेज पहुंचा दिया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध पर एक बार फिर नेटो ने चेतावनी जारी की है। नेटो का कहना है कि आने वाले दिनों में रूस और ज्यादा आक्रामक होगा। साथ ही नेटो ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन से रूसी सेना को हटने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं कीव पर कब्जे की जिद में रूस ने यूक्रेन की राजधानी में तबाही मचा दी। इन हमलों से कीव के कई इलाकों की तो सूरत ही पूरी तरह बदल गई और वो जगहें रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वीरान हो गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उजड़ा शहर नजर आया। जहां भी नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दी। वहां न इमारतें बची, न गाड़ियां और न लोगों के शोरगुल से खचाखच भरे रहने वाले बाजार। कब्जे की इस लड़ाई में गिरजाघर भी चपेट में आ गया। उसके बाद भी वहां कुछ बचा तो वो थी तबाही। वो चर्च खंडहर में तब्दील हो गया। उसके बाहर खड़ी गाड़ियां भी इस हमले में जल गईं। सड़क पर तबाह हो चुके यूक्रेन की सेना के टैंक भी नजर आए और जो पेड़ कभी लोगों को ऑक्सीजन दिया करते थे, रूसी हमले में उन्हीं की सांसें थम गईं। इस बीच रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन की फौज ने कई जोरदार हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह काफिला रूस की फौज का था, जिस पर यूक्रेन ने चुन चुन कर बम बरसाए। एक के बाद एक हुए धमाके से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आसमान में दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि जैसे ही उसकी तरफ से हमले शुरू हुए, रूसी सैनिकों का काफिला तितर बितर हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कई टैंक सड़क और मैदान में खड़े दिखाई दिए। वहीं कई गाड़ियां तो जलती हुई भी दिखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आए। दावा किया गया कि इस हमले में कई रूसी सैनिकों की भी मौत हुई। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक ताकतवर ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन को रूसी सेना ने बमबारी के लिए भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने मिसाइल दागी, वो आग उगलती हुई तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी और आसमान में ही रूसी ड्रोन पर कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई।
2 दिन पहले भी खार्किव में रूस की सेना से लोहा लेने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। यहां तक कि जमीन पर हुई सीधी जंग के बाद कई रूसी फौजियों के शव भी बिखरे पड़े मिले थे। इतना ही नहीं, जेड निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी तबाह हो गए थे। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस शहर का है। लेकिन इसमें यूक्रेन के 3 सैनिक रूसी सेना पर निशाना लगाकर गोलियां बरसाते नजर आए। उनके सामने एक गाड़ी दिखी जिस पर रूस के सैनिकों के होने का दावा किया गया। जिस जगह ये फायरिंग की गई वहां कुछ टैंक गुजरते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसकी सेना ने रूस के कुछ सैनिकों को मार गिराया। उधर यूक्रेन ने खार्किव के कुछ इलाकों को रूस की सेना के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया। पुतिन की सेना ने अपने घातक हमलों से इस शहर का नक्शा बदलकर रख दिया है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब उसने इस शहर के कुछ इलाकों को फिर अपने कब्जे में ले लिया। जेलेंस्की की सेना ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें खार्किव की एक सड़क पर यूक्रेन के टैंक गश्त करते नजर आए। इस दौरान वहां जंग में मारे गए कई रूसी सैनिकों के शव भी दिखे। हालांकि यूक्रेन की सेना ने खार्किव के जिस इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करवाया वो पूरी तरह से शमशान में बदला नजर आया, जबकि ऐसा ही हाल उस इलाके के मकानों का भी रहा। वहां हुए हवाई हमले की मार से ये मकान खंडहर में बदले दिखे। इस बीच यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात रूस के कई सैनिकों पर विद्रोह करने का आरोप लगा। यूके का दावा है कि इन सैनिकों ने अपने ही कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया और अफरा तफरी में इन जवानों ने अपने ही देश के लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का दावा है कि जंग के मैदान पर तैनात रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है, जबकि कई सैनिकों ने तो अपने हथियार तक छोड़ दिए। Putin has massively misjudged the situation. यूके का कहना है कि यूक्रेन फतह करने की चाहत में पुतिन ने भारी गलती कर दी, क्योंकि इस युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का मारा जाना भी इस विद्रोह की वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें दावा है कि रूसी सेना का कमांडर अपने कुछ जवानों को कायर और देशद्रोही कहता सुनाई दिया, लेकिन युद्ध लड़ने से इनकार कर चुके इन सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उनका ये कमांडर आग बबूला हो गया और उसने इन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। उधर पुतिन की फौज पर यूक्रेन ने भी पलटवार तेज कर दिया। उसने चर्निव शहर में एक रूसी टैंक को ध्वस्त करने का दावा किया और इसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक टैंक आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। आग इतनी भयानक थी कि काफी देर तक लपटें निकलती रही। टैंक के पास ही कुछ यूक्रेन के सैनिक हथियारों के साथ गश्त करते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने न सिर्फ टैंक को ध्वस्त किया बल्कि रूसी सैनिकों को भी इलाके से खदेड़ दिया। खबर है कि रूसी सेना का यह टैंक हमले की फिराक से शहर में घुसा था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के एक नए गेम प्लान की कलई खोलकर रख दी है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद पुतिन के दांत ऐसे खट्टे हुए कि अब वो अपनी पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन पर झोंकने की तैयारी में है और इसके लिए पुतिन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं ताकि उसे यूक्रेन से अलग किया जा सके। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन भले ही कीव और चर्निव के पास से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में बहुत बड़े हमले की साजिश बुन रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि पुतिन की करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए वो उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। वैसे जेलेंस्की ने जो दावा किया, रूस खुद पिछले हफ्ते सरेआम उसका ऐलान कर चुका है। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलते वक्त बताया अपने मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया था और कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने अपना मुख्य लक्ष्य बताया था पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके की आजादी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ी हुई। रूस शुरू से इन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेस्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में। यानी रूस की माने तो अब यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेस्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है
और पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। इस बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमला कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया, और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को निशाना भी बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया है। कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका जताई गई और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज़ेलेंस्की इससे पहले अमेरिका, कनाडा और इजराइल के सांसदों से यूक्रेन के हालात पर बातचीत कर चुके हैं। और इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की खचाखच भरी संसद में यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आपबीती सुनाई। उन्होंने अपने भाषण में कीव, खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों पर रूसी बमबारी से हुई बर्बादी का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों में मारे जा रहे आम लोगों का भी मुद्दा उठाया और रूस को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सांसदों से मदद मांगी। We need new sanctions against Russia, powerful sanctions, until they stop. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में सभी सांसद ज़ेलेंस्की का इंतजार करते दिखे और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद के स्पीकर ने यूक्रेन के हालात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूसी फौज के एक ठिकाने पर मिसाइल हमला कर खलबली मचा दी। रूस के सैन्य अड्डे पर उसकी नजर लंबे वक्त से थी, जिसमें रूस के सैनिकों की एक टुकड़ी टैंक से निकालकर सामान और हथियार रखती नजर आई। जैसे ही वो सब अंदर गए, यूक्रेन ने उसके पास एक मिसाइल दागी। धमाके के साथ वहां आग लगते ही रूसी सैनिकों के होश उड़ गए, जिसके बाद इससे पहले ही कि वो जान बचाकर वहां से निकल पाते, एक और मिसाइल सीधे उस ठिकाने पर आकर गिरी। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक सड़क की तरफ भागे तो कुछ मकानों के बीच से निकलते दिखे। इसी वीडियो में यूक्रेन ने उस जंगी ठिकाने के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की तस्वीरें भी जारी की। साथ ही उसने तबाह हो चुकी रूस की फौजी गाड़ियों को भी दिखाया, जिन्हें मिसाइल हमले के बाद पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच इटली में पुतिन की सीक्रेट मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया गया। ये कार पुतिन के करीबी रूसी कारोबारी अलिशर उस्मानोव की बताई गई और दावा किया गया कि इटली के खुफिया दौरों में सुरक्षा के लिए पुतिन इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि खास तौर पर तैयार की गई इस कार पर न तो धमाके का कोई असर होता है और न ही गोलियों की बौछार इसका कुछ बिगाड़ पाती है। और इसे जब्त करने के लिए यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला दिया गया, जिनके जरिए पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यूरोपियन यूनियन के कई देशों में पुतिन के करीबी कारोबारियों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। और इस बार इटली में पुतिन की जिस सीक्रेट कार को जब्त किया गया, वो सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा देने के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी मर्सिडीज मायबाख S650 गार्ड VR10 कार है, जिसके शीशे और बॉडी इतने मजबूत हैं कि उस पर AK-47 राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होता। यही नहीं, अगर गाड़ी के बेहद करीब से भी उस पर कोई ताकतवर विस्फोट हुआ तो उसका रत्ती भर भी उस पर कार पर असर नहीं होता, क्योंकि इस कार के शीशों पर खास तरह की कोटिंग है, जिससे अगर स्टील से बनी गोलियां भी टकरा जाएं तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि अगर जहरीली गैस से कोई हमला होता है तो कार के अंदर बाहर से जहरीली हवा आनी बंद हो जाएगी और कार के अंदर से ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इस दमदार कार की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। यूक्रेन युद्ध के बीच यूके ने रूस के साथ रिश्तों पर चीन को चेतावनी दी। उसने ये साफ कहा कि जिनपिंग के साथ पुतिन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं, और जब युद्ध के बाद उनका मतलब निकल जाएगा तो जिनपिंग को यह पता नहीं चलेगा कि उनके साथ पुतिन ने क्या किया। ये चेतावनी यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे हुए थे, जहां की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान फ्लेमिंग ने रूस से साइबर हमले की आशंका तो जताई ही, साथ ही चीन को रूस के साथ गठबंधन से बचने की भी हिदायत दी। And arguably more for China. असल में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल लेने से इनकार कर चुके हैं, और ऐसे में पुतिन की नजर अपना तेल बेचने के लिए चीन के बाजार पर है। इसके लिए उन्हें जिनपिंग का साथ चाहिए होगा।
और यही नहीं, पुतिन को लगता है कि जिनपिंग हथियारों और तकनीक से भी रूस की मदद कर सकते हैं, यानी फायदा चीन का भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वो अब तक खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोला। इस बात से यूके भी उखड़ा हुआ है। He's not publicly condemned the invasion. एक तरह से जिनपिंग को लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से चीन को घाटा ही होगा, यानी वो डरे हुए हैं और अभी चुप रहने में ही अपना फायदा समझते हैं। पुतिन से ये डर जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारियों को भी है। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि रूसी अधिकारियों में पुतिन का काफी खौफ है और वो उनके सामने सच बोलने से डरते हैं। इस बीच पुतिन के खासम खास और वफादार रमजान कादिरव पर रूस के राष्ट्रपति से ही झूठ बोलने का आरोप लग गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कादिरव ने पुतिन को गुमराह किया और उनसे ये झूठ बोला कि वो यूक्रेन के मारियोपोल शहर में आकर जंग की कमान संभाले हुए हैं, जिसका एक वीडियो 2 दिन पहले रमजान कादिरव ने खुद अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया था। कादिरव ने दावा किया था कि मारियोपोल के एक बड़े इलाके में कब्जे के बाद वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। 2 दिन पहले के उस वीडियो में एक कमरे में मौजूद चेचन लड़ाके उन्हें बधाई देते नजर आए थे। यही नहीं, वहां रमजान कादिरव का सम्मान भी किया गया था। जाहिर है उस वीडियो के जरिए कादिरव ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि वो खुद यूक्रेन की जमीन से उसके खिलाफ जंग की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने दावा किया कि रमजान कादिरव के मारियोपोल में होने की बात पूरी तरह से झूठी थी। यूक्रेन के मुताबिक कादिरव कभी उनके देश की सीमा में घुसे ही नहीं और इसके लिए उसने कादिरव की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर का ही सहारा लिया। असल में रमजान कादिरव की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक सड़क पर नमाज पढ़ते नजर आए। तस्वीर पोस्ट करने के साथ ये दावा किया गया कि वो यूक्रेन की कोई जगह है, लेकिन इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने कादिरव पर पुतिन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने तस्वीर में कादिरव के पीछे दिख रहे एक पेट्रोल पंप पर बने लोगों का जिक्र किया, जो कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे रमजान कादिरव के ठीक दाहिनी तरफ दिखाई दिया। और ये लोगो रूस के एक ब्रांड पल्सर का है, जिसके कई पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पूरे देश में बने, जिस रोसनेफ्ट नाम की एक तेल कंपनी इसे चलाती है, जो कि रूस की सरकारी तेल कंपनी है। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस कंपनी का पेट्रोल पंप कादिरव की तस्वीर में दिखाई दिया, उसके पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन रूस के बाहर है ही नहीं। यानी कादिरव ने जिस जगह को यूक्रेन का बताया वो रूस के ही अंदर की कोई जगह है। और इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने पुतिन के वफादार कादिरव को झूठा साबित करने की कोशिश की। उधर अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच कादिरव यूक्रेन से बातचीत करने वाले रूस के ही एक प्रतिनिधि पर भड़क गए और उन्होंने व्लादिमीर मेदिंस्की नाम के रूसी प्रतिनिधि पर जमकर भड़ास निकाली, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया। Все западные европейские государства давили на Россию. असल में कादिरव रूस के प्रतिनिधि के उस बयान से चिढ़े हुए थे जो 2 दिन पहले इस्तांबुल में बातचीत के बाद दिया गया था। उस वक्त बातचीत के बाद व्लादिमीर मेदिंस्की ने जंग को धीरे धीरे खत्म करने और यूक्रेन से रूसी सैनिकों की संख्या कम करने पर जोर दिया था। बस इसी बात ने कादिरव को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने रूस के ही प्रतिनिधि को जमकर खरी खोटी सुना दी। साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जंग और भी तेज करने की अपील की। यानी रूस की तरफ से भले ही बातचीत और समाधान की बातें की जाएं, कादिरव तो बस जंग ही चाहते हैं।